नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। जी हाँ, हर वीक हम लोग ज्योग्राफी के भी MCQs करते हैं, तो ये ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके अलावा हम पेपर 1 के भी करते हैं। अगर आप पेपर 1 के भी MCQ देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पे वो लगा दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। पेपर 1 का हम ICT का कर रहे हैं, उसके बाद हम पीपल एंड एनवायरमेंट का भी करेंगे। तो ये है बेसिकली प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑन ज्योग्राफिकल थॉट। यूनिट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फैक्चुअल है बहुत ज़्यादा, ईजी है बहुत ज़्यादा और स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है ये। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं UGC नेट क्वालिफाइड हूँ। फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी और KB EDU कुमारवर्ध एजुकेशन पर। मोर देन 2 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, हम लोगों ने UGC नेट ज्योग्राफी का एक बैच स्टार्ट करने का सोचा है। 5 अगस्त को ये स्टार्ट हो जाएगा। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। पोस्टर मैंने पहले ही बना दिया था। इस पर एक वीडियो भी है, अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल वीडियो आई बटन में मैं लगा दूंगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और इस कोर्स के अंदर बेसिकली आपको रोज एक लिंक मिलेगा यूट्यूब की तरह और वो क्लास आपकी चल जाएगी और इस क्लास को आप कई बार भी कितने बार भी देख सकते हैं, प्लेन पॉज करके देख सकते हैं। कोई भी हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत नहीं है और एक फिक्स टाइम में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जब भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अगर आप बिजी हैं, आप वर्किंग हैं, आप फैमिली वाले हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। रोज़ आपको एक क्लास का लिंक मिलेगा, गूगल ड्राइव पे क्लास चलेगी। हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। वीडियोस का कभी भी देख सकते हैं। साथ में PDF नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी होगा, चैप्टर वाइज यूनिट वाइज फुल कोर्स का। इसके बाद डाउट्स एंड रिवीजन सेशन भी हम लोग करेंगे और ये इसकी वैलिडिटी जो है दोस्तों वो दिसंबर 2020 तक की है। ठीक है दोस्तों, और इसको पेमेंट करने का मोड यहाँ पर है। फीस कितनी है सब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने बहुत सारे ऑफर दिए हैं, जैसे 10% डिस्काउंट है। अगर आप 3 तारीख से पहले कंप्लीट पेमेंट करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और फीस काफ़ी कम हो जाती है। इसके बाद अगर आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप देखना चाहते हैं कि भाई मेरे वीडियोस कैसे मिलेंगे आपको, डेमो लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। डेमो लेक्चर आप देख सकते हैं कि भी कैसा है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगस्त से 1 अगस्त से बैच स्टार्ट हो जाएगा, आपको रोज एक लिंक मिलेगा। और दोस्तों UGC की अभी एक आज ही मैंने गाइडलाइन देखी है, UGC ने बोला है कि एग्जाम तो होकर रहेगा, जब होगा आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। यही डायरेक्टिव है UGC का लोगों से, बच्चों से, कि पढ़ाई मत छोड़िए। तो हम लोग अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी ही कर रहे हैं, लेकिन ये दिसंबर अटेम्प्ट के लिए है, ये ध्यान रखना है। और हम लोग कोर्स के अंदर 10 की 10 यूनिट्स कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा आपको, गूगल फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप इसको फिलअप करते हैं, फीस सबमिट करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ऑलराइट, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, इससे आप जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको वीडियोस और PDF मिलते हैं, क्लास PDF बोथ पेपर 1 और ज्योग्राफी के दोनों के मिलते हैं। करंट अफेयर्स के भी मैं यहाँ पे PDF देता हूँ, जिसकी भी हम क्लास कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा इंटरेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है SM नेट ज्योग्राफी और यहाँ पर हम लोग रोज डेली टास्क करते हैं। और अभी कुछ टाइम से क्लासेस नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको यहाँ पे डेली टास्क मिलता है, एक ज्योग्राफी का गेम की तरह, उसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है। और फिर जो आंसर देते हैं उन सबको मैं इस वीडियो के अंदर फीचर करता हूँ, बताता हूँ कि कौन कौन लोगों ने आंसर आज दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर आपको जुड़ना है, पहले ये चैनल ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये चैनल DP है, आपको मिल जाएगा, ये चैनल बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, सो हमारे वीडियोस को स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, जैसे रिडल्स जो हैं, जो डेली टास्क आपको मिलता है हमारे इंटरैक्टिव ग्रुप पे, वो बेसिकली यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस टास्क में उनका नाम देता हूँ, सही गलत जो भी बताया। और इस वीडियो के एंड में मिलता है आपको क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि एक ही वीडियो के अंदर 3 चीज़ें, रिडल भी मिल गया, टास्क भी मिल गया, वीडियो कंटेंट भी मिल गया और क्वेश्चन ऑफ द डे भी मिल गया, यानी कि तीनों चीज़ें आपको मिल रही हैं यहाँ पर। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे जो है आपको एंड में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सो आज सुबह हमने रिडल दी थी मेरे टेलीग्राम चैनल पर शुभेंदु नेट ज्योग्राफी पर, और इस पिक्चर को आपको देख के बताना था क्वेश्चन क्या है। पहले तो पिक्चर देख लीजिए, ये एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मॉडल है और क्वेश्चन ये था कि भाई इनमें से कौन सी कंट्री जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 5th स्टेज में आती है। ठीक है, 5th स्टेज के अंदर आती है। तो यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हैं, USA, कनाडा, चाइना एंड नन ऑफ दिस इसके अंदर दे रखा है। तो 5th स्टेज दोस्तों वो स्टेज होती है जहाँ पर बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों डिक्लाइन है और जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में है, यानी कि बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से भी डिक्लाइन के अंदर जाती है दोस्तों। ठीक है, तो एक तरीका का इस तरह का पॉपुलेशन ग्रोथ जहाँ पर पॉपुलेशन नेगेटिव के अंदर हो रही है, ठीक है, तो वो 5th स्टेज कहलाती है। नॉर्मली सारी कंट्रीज इसके अंदर नहीं आती, इसीलिए इसका आंसर होगा दोस्तों नन ऑफ दिस। USA, कनाडा, चाइना जो है ये सब 4th स्टेज के अंदर है। इंडिया जो है वो 3rd स्टेज के अंदर है और यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट है और डेथ रेट जो है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ रेट है वो भी कम है, लेकिन अभी हम 3rd स्टेज के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, बताऊंगा क्या आंसर होगा इसका आंसर अगर यहाँ पर मैं जापान लिख देता तो वो इसका आंसर हो जाता है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे जापान के अलावा और भी कंट्रीज आती हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह कंट्रीज इसके अंदर आती है, लेकिन नॉर्मली USA, कनाडा और चाइना नहीं होगा। किसी ने फ्रांस भी किया था, फ्रांस भी जो है वो इसमें नहीं आता है। जापान अगर यहाँ पे मैं लिखता, जापान इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जापान जो है वो 5th स्टेज में आ चुका है
और सिंगापुर भी इसका एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ब्लू वाला, ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का ही है और वो नीचे की तरफ जाया जा रहा है, यानी कि बर्थ जो है, लोग पैदा कम हो रहे हैं, लोग बाग ज़्यादा मर रहे हैं, वो होती है 5th स्टेज, जो नॉर्मली कम कंट्रीज में देखने को मिलती है। जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वो सारी 4th स्टेज के अंदर हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो हमारी इंडिया है जैसे, वो 3rd स्टेज के अंदर है। ऑल राइट, सो देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। आज काफ़ी सारे लोगों ने जवाब नहीं दिया है, देना चाहिए था क्योंकि बहुत टाइम बाद आपको रिडल भी मिली थी, देना चाहिए था। शुभजीत ने डी दिया है, सही है। रानी डॉन ने, पिंटू दे ने, ज्योति ने, नेवा कुमारी, शुभजीत। इसके बाद उन्होंने लिखा भी है कि स्टेज के अंदर रशिया, बल्गेरिया और जापान, बिल्कुल यही सारी कंट्रीज आती हैं। तन्मय ने सीख दिया है, मोइन खान ने, श्वेता ने, आलिया ने, चांदनी सोनी ने, मिनी रस्तोगी, तप्ती बंसल, लक्ष्मी, किरण, रोजी, बेबश्री, मेघा, मनीषा, जया और सूरज, सब लोगों ने डी दिया है। लेकिन अगर आप ये भी बताते शुभजीत की तरह कि कौन सी कंट्री आएगी इसके अंदर, तो थोड़ा और अच्छा होता। तो अगर इस तरह का अगर आपको ऑप्शन मिलता है जहाँ पे नन ऑफ दिस देखने का मिल रहा है आपको, तो आप अपना रिस्पांस बता सकते हैं कि इनमें से ये नहीं ये होगा, ठीक है। अगली बार आप ध्यान रखेंगे। तो इन सब लोगों ने सही आंसर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस तरह से आंसर देते रहिए। और दोस्तों, लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिया है, मैं बोलूँगा पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ग्रुप की मेंबरशिप नेक्स्ट टू 100 होने वाली है बहुत जल्दी। और आंसर जो देते हैं वो 20-25 लोग ही देते हैं, या कभी कभी 10 लोग ही देते हैं। तो आंसर जितना आप देंगे, जितना आप रिस्पॉन्स देंगे, उतना ही आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे चीज़ें स्टोर होंगी, और एग्जाम के वक्त आपको ज़रा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो चीज़ें सेव होती हैं। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6 के बारे में, और यहाँ पे हम करेंगे ज्योग्राफिकल थॉट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसका फॉर्मेट वही रहने वाला है, क्वेश्चन आएगा, एक टाइमर चलेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा, उसके बीच में टाइमर स्टार्ट होगा, टाइमर के बीच में ही आपका जवाब देना है, और टाइमर खत्म होने के बाद मैं आंसर बताऊंगा, और जहाँ जरूरत होगी उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा डायग्राम के साथ। तो ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके साथ, तैयार हो जाइए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 1, नोमोथेटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी एम्फेसिस ऑन। मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया, बताइए नोमोथेटिक अप्रोच जो होती है वो किस पे एम्फेसिस करती है। ABCD 4 ऑप्शन है, बताइए, कमेंट कीजिए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा बी, लॉ मेकिंग स्टडी। नोमोथेटिक होती है और एक इडियोग्राफिक होती है। यहाँ पे देखेंगे दो तरह की अप्रोच जो है आप बार बार पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल थॉट के अंदर, एक इडियोग्राफिक अप्रोच और एक नोमोथेटिक अप्रोच। इडियोग्राफिक जहाँ भी आपको दिखता है ये जो आई है स्टार्टिंग का, इससे आपको ध्यान रखना है। इडियोग्राफिक मतलब इंडिविजुअल स्पेसिफिक, यानी कि जो भी स्टडी जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक यानी कि इंडिविजुअल सेंट्रिक स्टडी कर रही है, और जो स्टडी वो ये कह रही है कि भाई हर इंडिविजुअल का परसेप्शन अलग है और हर एक इंडिविजुअल यूनिक है, तो उसका इन्वायरमेंट से, नेचर से जो इंटरेक्शन होगा वो अलग होगा, सबका सेम नहीं हो सकता। उस तरह की अप्रोच को हम कहते हैं इडियोग्राफिक, जो बात करती है फोकस ऑन द इंडिविजुअल रिकॉग्निशन ऑफ यूनिकनेस, ठीक है। प्राइवेट सब्जेक्ट कॉन्शियसनेस, इन्वेस्टिगेशन गेन रिटन इन्फॉर्मेशन यूनिक टू द इंडिविजुअल, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है इडियोग्राफिक वाला जो अप्रोच है वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, और वो ये कहता है कि हर एक का नजरिया जो है वो अलग अलग है, इसीलिए इसको क्वालिटेटिव अप्रोच भी कहा जाता है। उसके विपरीत नोमोथेटिक जो है दोस्तों वो लॉ मेकिंग के अंदर आता है, यहाँ पर चीजों को जनरलाइज किया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली आप देखेंगे ये इंडक्टिव स्टडी एक तरीके से, जहां से आप लोग डिडक्टिव स्टडी है जहां पे आप किसी चीज को स्पेसिफिक से जनरल कर रहे हैं। तो नोमोथेटिक जो है वो एक तरीके की इंडक्टिव है जहां पे आप किसी स्पेसिफिक चीज को जनरलाइज कर रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, एक जनरल फिनोमिना बना रहे हैं, तो उस तरह की अप्रोच को नोमोथेटिक कहा जाता है। देखेंगे यहाँ पे अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश लॉस एंड जनरलाइजेशन अबाउट द पीपल, यहाँ पे बात कर रहा है यूनिकनेस अबाउट द पीपल, यहाँ पे बोल रहा है जनरलाइजेशन अबाउट द पीपल। ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन गेट न्यूमेरिकल डेटा दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, रिकैटेगराइज्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वालिटेटिव अप्रोच हो जाएगी, ठीक है। ये क्वालिटेटिव क्यों होगी यहाँ पे, क्योंकि क्वांटिटी की बात हो रही है, न्यूमेरिकल डेटा की बात हो रही है, और इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव कहा जाता है। इडियोग्राफिक को क्वालिटेटिव कहा जाता है। वो ये बेसिकली ये कह रहा है इडियोग्राफिक कि हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान यूनिक है, उसका परसेप्शन अलग है, ठीक है। और नोमोथेटिक कह रहा है कि भाई नहीं, इंसानों को जनरल लॉज के अंदर भी बांटा जा सकता है, और मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप को जनरल लॉज के अंदर भी बनाया जा सकता है। तो वहां पर फिर वो डेरिवेशंस का यूज करते हैं, मैथमेटिकल डेटा का यूज करते हैं। तो नोमोथेटिक अप्रोच दोस्तों इस तरह से होती है। इडियोग्राफिक इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, यूनिकनेस की बात करती है, नोमोथेटिक बात करती है लॉस की और जनरलाइजेशन की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ह्यूमनिज्म इन ज्योग्राफी। बताइए इनमें से क्या सही नहीं है ह्यूमनिज्म के बारे में, बताइए। बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से।
ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा, जो आपको नॉट पूछा गया है तो सही इसका आंसर होगा सी, ह्यूमनिस्ट एक्सेप्ट द रिडक्शन ऑफ स्पेस एंड प्लेस टू जियोमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ सरफेस। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी जहां भी आ रही है दोस्तों, वहां पर मैथमेटिकल कंसेप्ट कहीं भी नहीं होता। ह्यूमनिस्टिक कंसेप्ट वो है जो समझता है कि दे डू नॉट ट्रीट ह्यूमन एज मशीन्स, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी गिव इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन अवेयरनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी। यानी कि ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वो कहती है कि भाई हर एक इंसान जो है उसकी क्रिएटिविटी अलग होती है, उसकी कॉन्शियसनेस अलग होती है, उसका परसेप्शन अलग होता है, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी इंसान को सेंटर मानते हुए ज्योग्राफिकल स्टडी करती है, तो ये गलत हो जाएगा इसके अंदर। इसके बाद ह्यूमनिस्टिक डेवलप एज अ क्रिटिक सिस्टम अगेंस्ट द पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो थी वो बेसिकली क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के बाद ही आई थी। पॉजिटिविज्म और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जो है वो साथ साथ चले थे। पॉजिटिविज्म ये कहता है कि भाई जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको साइंटिफिक मीन्स से पढ़ें, उसका एग्जामिनेशन करें, उसको एक्सपीरियंस करें, ठीक है। और क्वांटिटेटिव ये कहता है कि भाई जो भी हम लॉस पढ़ रहे हैं उसको क्वांटिफाई करें, उसको एक लॉज मेकिंग के अंदर डेरिवेटिंग के साथ करें। पर इसका विपरीत अगेंस्ट में बोलते हुए ह्यूमनिज्म ने ये कहा कि भाई नहीं, इसमें अगर आप सब चीज़ों को अगर लॉ मेकिंग कर देंगे, सब चीज़ों को अगर आप किसी मैथमेटिकल डेरिवेशन के अंदर कर देंगे तो फिर ह्यूमन एस्पेक्ट कहाँ गया उसके अंदर। तो यही बात करता है ह्यूमनिज्म। तो ये इसका गलत हो जाएगा, सी इज नॉट द करेक्ट अमंग द ह्यूमनिज्म, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं ह्यूमनिज्म के बारे में कुछ दे रखा है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो ये कहती है ह्यूमन एट द सेंटर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। ये बात को ध्यान रखनी है। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू द ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड द मीनिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल रिलेशनशिप विद द ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट। हर एक इंसान का जीवन काल के अंदर उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, उसका नजरिया अलग होता है, ठीक है, उसका बिहेवियर अलग होता है, ठीक है। तो ह्यूमनिस्टिक जो है वो सेंटर मान के चलती है ज्योग्राफी को, और वो ये कहती है कि मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप के अंदर ह्यूमन एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अंदर कुछ दो नाम आप देखेंगे। विलियम क्रिक जो थे वो पहले ज्योग्राफर थे जिन्होंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को एडवोकेट किया 1951 के अंदर। लेकिन ये यीफू तुआन जो है चाइनीज अमेरिकन ज्योग्राफर है, इन्होंने सबसे पहले ये टर्म कॉइन किया ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी 1976 के अंदर, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि भाई ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी ये वर्ड किसने बनाया, तो फिर यीफू तुआन है जो एक चाइनीज ज्योग्राफर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी जिंदा है, ठीक है। इनकी ये वेबसाइट है yifuthuan.org, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी वर्ड कॉइन किया 1976 के अंदर। सबसे पहले जिसको इसको एडवोकेट किया था वो विलियम क्रिक ने किया था, जो बिहेवियरल ज्योग्राफी के अंदर भी आते हैं। तो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी जो कह रही है वो ह्यूमन एस्पेक्ट के बारे में बात कर रही है। वही कह रही है कि हर एक इंसान का एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल लॉज बनाने से कुछ नहीं होता, केवल जनरलाइजेशन से करने से कुछ नहीं होता। ह्यूमन एक्सपीरियंस को काउंट करते हुए अगर आप ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट की स्टडी कर रहे हैं तो वो एक अलग अप्रोच देता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, द सेम एनवायरमेंट कैरीज डिफरेंट मीनिंग टू द पीपल विद द डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग एंड कल्चर। ये स्टेटमेंट कौन सी अप्रोच से रिलेटेड है आपको बताना है, बताइए क्या होगा। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों। ये स्टेटमेंट का मतलब है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म ये कहता है कि भाई एनवायरनमेंट ठीक है इंसानों पर अपने लिमिटेशंस लगा सकता है, लेकिन इंसान भी जो है एनवायरनमेंट में अपने टेक्नोलॉजिकल गेन से, अपने स्किल से, अपनी नॉलेज से एनवायरनमेंट में फुटप्रिंट लगा सकते हैं और एनवायरमेंटल कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं। वही पॉसिबिलिज्म कहता है, यानी कि सेम एनवायरनमेंट कैन डिफरेंट मीनिंग टू द पीपल विद द डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग एंड कल्चर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो इसका सही आंसर होगा पॉसिबिलिज्म, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद प्रोबेबिलिज्म भी होता है, एक डिटर्मिनिज्म भी होता है और एक स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिज्म जो है ये कहता है कि ठीक है इंसान जो है अपनी काबिलियत से एनवायरनमेंट पे अपनी फुटप्रिंट छोड़ सकता है, लेकिन जो भी वो डिसीजन ले रहा है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वही सोचे जैसा होगा। तो उसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि एट द एंड वो अपने डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका मतलब है प्रोबेबिलिज्म। OH के स्पेट ने इसको दिया था। डिटर्मिनिज्म आप जानते हैं, यानी कि एनवायरमेंट ही डिसाइड कर रहा है ह्यूमन एक्शंस को, उसको हम डिटर्मिनिज्म कहते हैं। और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म दिया था ग्रिफिथ टेलर ने, जो एक मध्यम मार्ग है। वही कहता है कि हाँ ह्यूमन बीइंग एनवायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, अपने फुटप्रिंट डाल सकते हैं, लेकिन वो इस तरह से करें कि भाई एनवायरमेंट का डैमेज ना हो। ये बात को ध्यान रखनी है। तो ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। इस पे सबसे बड़ा नाम आता है पॉल विडल ब्लेश का, ठीक है। डिटर्मिनिज्म के अंदर बहुत सारे नाम है, इमैनुअल कैंट का भी नाम आता है, प्रोबेबिलिज्म के अंदर आता है OH के स्पेट का। यहाँ पे आप देखेंगे एनवायरमेंट का मतलब ये है कि एनवायरमेंट जब डिसाइड करता है इंसान के कल्चरल फैक्टर्स, उसे हम कहते हैं डिटर्मिनिज्म। और जब कल्चरल फैक्टर्स जो है वो डिटरमाइन कर रहे हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस, उसे हम कहते हैं पॉसिबिलिज्म। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिज्म ये कहेगा कि भाई ठीक है इंसान जो है अपने स्किल से, अपनी नॉलेज से एनवायरमेंट पे फुटप्रिंट छोड़ सकता है, लेकिन जो भी वो डिसीजन ले रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वैसे ही होंगे, उसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी है, उसको प्रोबेबिलिज्म कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। OH के स्पेट इसमें बड़ा नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग आर द ऑथर्स ऑफ द मेंटल मैप। एक किताब है मेंटल मैप बुक है, उसके ऑथर कौन है इनमें से आपको बताना है, बताइए।
बताइए क्या होगा। कमेंट कीजिए। ऑलराइट, समाप्त समाप्त दोस्तों। और ये जो किताब है मेंटल मैप, इसको दिया है पीटर गोल्ड और रोडने वाइट ने, इसको लिखा था। आप यहाँ पे देखेंगे, ये बुक देख सकते हैं, आज भी अवेलेबल है ये किताब। इस तरह की किताब है। बेसिकली मेंटल मैप के बारे में इसमें बात की गई है। वो ये कह रहे हैं वही वाली बात कि हर इंसान का इन्वायरमेंट को देखने का, इस वर्ल्ड को देखने का एक नज़रिया अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। और हर इंसान ने हर किसी चीज़ के लिए अपने दिमाग में एक मेंटल मैप बना रखा है। जैसे मान लीजिए आज मैं आपको बोलूँ कि आपको अपने घर से बाहर जाना हो, ठीक है, और आपको अपने घर से सीधा अपने मेन रोड पे जाना हो, तो आपको वो मैप पता है। अगर आप अपनी आंख भी बंद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता है कि मुझे मेरे घर से बाहर निकल के लेफ्ट मोड़ना है, राइट। लेफ्ट मुड़ने के बाद फिर मैं सीधा जाऊंगा तो फिर एक सर्कल आएगा, सर्कल से मुझे राइट मोड़ना है, फिर मेन रोड आ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ जो आपकी एक्सपीरियंस से आपके दिमाग में स्टोर हो रही है, उसको मेंटल मैप कहते हैं। जैसे देखो, ये एक फिगर है, आप देख सकते हैं। ये इंसान देखो, अगर चर्च से जाना है तो उसे पता है मैं यहाँ से निकलूंगा, फिर एक गोल चक्कर आएगा, गोल चक्कर से मैं सीधा जाऊंगा, सीधा जाने के बाद फिर मैं लेफ्ट मुड़ूंगा, लेफ्ट मुड़ने के बाद वापस से मैं लेफ्ट मुड़ूंगा और चर्च आ जाएगा। उसको ऑटोमेटिकली रास्ता पता है, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये बार बार यहाँ से चर्च गया, ठीक है, रोज ये चर्च गया, तो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से, पॉइंट ऑफ व्यू से उसके दिमाग में उस चीज़ के लिए मेंटल मैप बन गया। इसी तरह से हमारे लिए, ठीक है, हमारे हर चीज़ के लिए जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसका एक मेंटल मैप बनता है। और इसीलिए मेरी भी बहुत ये रहती है दोस्तों कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊँ उसकी इमेज आपके दिमाग में डाल दूँ, ताकि वो हमेशा आपके याद है, ठीक है। इमेज अगर याद रहेगी तो आपके ऑटोमेटिकली दिमाग का विजडम बढ़ता है, चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं और आप उस चीज़ को बहुत लंबे समय तक स्टोर कर पाते हैं अपने दिमाग के अंदर। इसलिए विजुअलाइजेशन पे मेरा फोकस रहता है। तो मेंटल मैप इसे कहा जाता है, आप देख सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू इन बिहेवियर ज्योग्राफी, मेंटल मैप इज अ पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू परसेप्शन इन द एरिया ऑफ द इंटरेक्शन। जिससे भी अपने फिजिकल एनवायरमेंट से वो अट्रैक्ट कर रहा है, इमीडिएट एनवायरमेंट से वो अट्रैक्ट कर रहा है। मेंटल मैप बेसिकली उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कुछ लोगों ने देखा होगा, आपने बहुत बार नाम सुना होगा शेरलॉक का। शेरलॉक होम्स एक बहुत बड़ा एक इमेजिनरी किरदार है और डिटेक्टिव है वो, और उसकी बहुत सारी सीरीज मूवीज आई हैं। उसे जब भी कुछ इन्वेस्टिगेट केस करना होता है तो वो अपने दिमाग के मेंटल मैप में चला जाता है। उसने अपने दिमाग में एक लाइब्रेरी बना रखी है, यानी कि उसने अपने जीवन काल में जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उन सब किताबों की अहम इंफॉर्मेशन उसने अपने दिमाग में स्टोर कर रखी है। वो अपनी आंखें बंद करता है और दिमाग की मेंटल मैप की लाइब्रेरी में चला जाता है और जाके वो बुक निकालता है, वहाँ का वो वाला पन्ना पलटता है और उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो एक्चुअल में ऐसा लोग बाग करते भी हैं जो बहुत ज़्यादा उनका दिमाग स्ट्रांग होता है, जो मेडिटेशन करते हैं, उनके दिमाग में एक्चुअल में उनकी इन्फॉर्मेशन का एक लाइब्रेरी होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये पॉसिबल है। तो इसका आंसर है पीटर गोल्ड एंड रोडनी वाइट, इन्होंने ये किताब लिखी थी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग ज्योग्राफर्स कोरिलेटेड द कलर ऑफ ओशन वाटर एंड इट्स सैलिनिटी। बताइए क्या होगा। ABCD 4 ऑप्शन है। बताइए क्या होगा। कलर ऑफ ओशन विथ इट्स सैलिनिटी। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा अल मसूदी। अल मसूदी ने दिया था। बेसिकली उन्होंने बहुत सारी स्टडीज की है। यहाँ पे आप देखेंगे अल मसूदी को हीरोडोटस ऑफ अरब भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। हीरोडोटस जो है वो फादर ऑफ हिस्ट्री है, उसको अरब का हीरोडोटस कहा जाता है। बेसिकली क्यों कहा जाता है, जो भी ग्रीक नॉलेज थी उसको उसने कंपाइल किया। ही वॉज द फर्स्ट अरब जोग्राफर टू कंबाइन द हिस्ट्री एंड द साइंटिफिक जोग्राफी इन द लार्ज स्केल वर्क। जितने भी ग्रीक की नॉलेज थी उसको इसने कंपाइल किया था। इसके बाद इसने अल मसूदी रोड अ 30 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एंड रिकाउंटेड द एक्सपीरियंस ऑफ हिज ट्रेवल्स इन यूरोप टू इंडिया। देखते हैं यहाँ पर ये कहाँ इन्होंने ट्रैवल किया। इन्होंने पर्शिया, सेंट्रल एशिया, इंडिया, ठीक है, मेडागास्कर, चाइना, यहाँ इन्होंने ट्रैवल किया। इंडिया में जब इन्होंने ट्रैवल किया तो उन्होंने मानसून के बारे में बताया था और उन्होंने ये भी बताया था कि भाई जो इंडिया है वो कनेक्टेड है अटलांटिक ओशन से। और यहीं पर उन्होंने बताया था कि भाई ओशन का कलर जो है वो वेरी करता है बेस्ड अपॉन इट्स वेजिटेशन एंड सैलिनिटी। तो कलर ऑफ ओशन एंड सैलिनिटी का जो रिलेशन है वो अल मसूदी ने दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ही सेड दैट द सॉल्ट इन द सीज एंड द ओशन कम्स फ्रॉम द लैंड एरिया। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसको हम आजकल टेरोजेनियस डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई जो भी सॉल्ट है जो ओशन में डिपॉजिट हो रहा है वो लैंड एरिया से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ही डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड एनवायरमेंट। ही सेल्ड इन द सेवरल एरियाज एंड ऑब्जर्व वेदर कंडीशंस, फेस्ड अ वॉरफेयर व्हाइल सेलिंग। ही डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनवायरमेंट एज अ मोड ऑफ लाइफ एंड एटीट्यूड ऑफ द पीपल एंड अकॉर्डिंग टू हिम द सर्फेस ऑफ सी इज कर्व्ड। ये सारे इनके कुछ अहम कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद अब उनकी बुक्स देखेंगे। बुक का भी यहाँ पे मैंने दे दिया है, किताब अल जमान, किताब अल औसत, किताब अल इशरफ और किताब अल दहबाब। ये सारी किताब जो है इन्होंने ही लिखी है। किताब से क्वेश्चन आता है आप जानते हैं, और कई बार इनके कंट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चन आता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। जिसको हम अपने कोर्स में कवर करेंगे तो मैं आपको और कॉम्प्रिहेंसिवली बताऊंगा, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको याद रखनी होगी मैं बताऊंगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। तो ये अल मसूदी के बारे में है, ये भाई साहब है अल मसूदी, ठीक है।
ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है मैच द फॉलोइंग का, और यहाँ पे कुछ लोगों को टाइम कम लगता है लेकिन फिर भी इजी रहेगा क्वेश्चन। यहाँ पे बुक्स दे रखी है, यहाँ पे ऑथर दे रखे हैं, आपको मैच करना है कौन सा ऑथर की बुक कौन सी है। कोड यहाँ पे दे रखे हैं ABCD, आपको बताना है कौन सा होगा सही आंसर, बताइए। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। तो मैं जानता हूं एंथ्रोपोजोग्राफी जो है वो लिखी है फेडरिच रेटजल ने, और नेचर ऑफ ज्योग्राफी लिखी है हार्टशॉन ने, यानी कि C1 है D2 है, C1 D2 यानी कि 3 इज द आंसर, 3 इज द आंसर, यानी कि इसके बाकी होंगे A3 मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी जेम्स ने लिखी है, और उसके बाद B है यहाँ पर 4 ऑल पॉसिबल वर्ड जो है वो डिकिंसन ने लिखी है, ये बात आपको ध्यान रखती है। तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द डोमिनेंट आइडिया ऑफ ऑल जोग्राफिकल प्रोग्रेस दैट ऑल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, यानी कि डोमिनेंट आइडिया इन ऑल द जोग्राफिकल प्रोग्रेस दैट ऑफ द टेरेस्ट्रियल यूनिटी, आपको बताना है ये किसने दिया है, यानी कि मोटा मोटा टेरेस्ट्रियल यूनिटी का कंसेप्ट किसने दिया है। टेरेस्ट्रियल यूनिटी का कंसेप्ट किसने दिया है, बताइए। ऑलराइट, समाप्त समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पॉल विडल ले ब्लेश। ठीक है, इन्होंने ये एक फ्रेंच जोग्राफर थे, इन्होंने ही बताया है टेरेस्ट्रियल यूनिटी के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे ये है हमारे पॉल विडल ले ब्लेश भाई साहब, फ्रेंच जोग्राफर थे, और ये एसोसिएटेड हैं पॉसिबिलिज्म से, ये बात को ध्यान रखनी है, वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ पॉसिबिलिज्म। और इन्होंने टेरेस्ट्रियल यूनिटी का कंसेप्ट दिया था, और ये कह रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल यूनिटी मतलब ऑल द जोग्राफिकल फैक्टर्स आर क्लोजली इंटरलिंक्ड, यानी कि अर्थ पे जितने भी जोग्राफिकल फैक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं सारे जोग्राफिकल फैक्टर जो हैं वो क्लोजली इंटरलिंक्ड हैं, और अर्थ को एज अ होल पढ़ा जाए। ऐसा नहीं कि भाई हम फिजिकल जोग्राफी अलग पढ़ रहे हैं या ह्यूमन जोग्राफी अलग पढ़ रहे हैं, ओशनोग्राफी अलग पढ़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सारी चीज़ें एक समान है और सारी चीज़ें जो है वो इंटरलिंक्ड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी मीन्स द कंसेप्ट ऑफ अर्थ एज अ होल whose parts are well coordinated, organized, where phenomena follows a sequence and general laws. In other words, all the geographical factors are closely interlinked, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखनी है, फ्रेंच जियोग्राफर थे ये, वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स ऑफ पॉसिबिलिज्म। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, द फेमस टेक्स्ट ऑन क्लासिकल एस्ट्रोनॉमी एंटाइटल्ड एज एल्माजेस्ट किसने लिखी है, बताना है आपको। एल्माजेस्ट किसकी लिखी हुई है, बताइए। एल्माजेस्ट किसने लिखा है, बताइए। इजी क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार क्वेश्चन आया, आप लोग कर लेंगे इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑलराइट, समाप्त समाप्त, इसका सही आंसर होगा टॉलमी, सी इसका सही आंसर है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे टॉलमी भाई साहब हैं, और ये बेसिकली ग्रीक माना जाता है इनको। क्लॉडियस टॉलमी पूरा नाम है, वैसे ही रोमन थे लेकिन उस वक्त ग्रीक था। तो मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, जोग्राफर, एस्ट्रोलॉजर थे, इन्होंने लिखी थी एल्जेमेस्ट, ठीक है, एल्माजेस्ट, और ये बेसिकली AD 150 में लिखी थी। और ये जो बुक है बताती है अबाउट द ट्रिएटाइज है, बेसिकली अबाउट द मोशंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेटरी पाथ्स, ठीक है, और बेसिकली जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स है उसके बारे में इन्होंने एक पहली किताब लिखी थी, बहुत फेमस है। ठीक है, आज भी मिल जाएगी आपको अमेजोन पे। और 150 AD 150 में इन्होंने इसको लिखा था। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि एल्माजेस्ट जो है, जो टॉलमी ने लिखी है, उसके अंदर वो जियोसेंट्रिक यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। जियोसेंट्रिक यूनिवर्स मतलब अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। हीलियोसेंट्रिक अप्रोच वो थी कि मतलब जब बाद में ये माना गया कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, जो बिल्कुल सही भी है। एक्चुअल में जो यूनिवर्स है वो हीलियोसेंट्रिक है, सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन टॉलमी ने जो एल्माजेस्ट में कहा है वो ये कह रहे हैं जियोसेंट्रिक यूनिवर्स, यानी कि जितने भी प्रीवियस जियोग्राफर थे AD वाले पीरियड के अंदर या BC वाले पीरियड के अंदर, वो जियोसेंट्रिक यूनिवर्स को मानते थे, अर्थ को सेंटर मानते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप किसने दिया है, बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार आया है, क्लीशे क्वेश्चन है ये, बताइए क्या होगा। कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप, ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कार्ल ओस्वार। ठीक है, इन्होंने दिया था। यहाँ पे आप देखेंगे ये कार्ल ओस्वार हैं, ये अमेरिकन जोग्राफर थे, और इन्होंने ये कंसेप्ट 1925 के अंदर दिया था। ठीक है, ये कह रहे हैं कल्चरल लैंडस्केप क्या होता है। कल्चरल लैंडस्केप एक नेचुरल लैंडस्केप है जिसको मॉडिफाई कर दिया है किसी कल्चरल ग्रुप ने। ठीक है, और कल्चरल ग्रुप क्यों कर सकता है, क्योंकि उसके पास पावर होती है कन्विंसिंग, मेकिंग, यूजिंग एंड थिंकिंग अबाउट द लैंडस्केप। ठीक है, तो दो तरह के लैंडस्केप हो सकते हैं। एक लैंडस्केप वो होता है जो बनता है कुछ फैक्टर्स से,
फिजियोग्राफिक फैक्टर से, जैसे क्लाइमेटिकल फैक्टर, वेजिटेशनल फैक्टर या जियोग्राफिक फैक्टर से बनता है। और ये सारे फैक्टर जब साथ में काम करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वो एक नेचुरल लैंडस्केप बनाते हैं, ठीक है। और नेचुरल लैंडस्केप की खासियत ये होती है कि भाई उसका क्लाइमेट डिस्टिंक्ट होगा, अलग क्लाइमेट होगा, लैंड सर्फेस अलग होगा, कई माउंटेन्स होंगे, कई प्लेन्स होंगे, ठीक है, सॉइल अलग होगी, ड्रेनेज पैटर्न अलग होगा, मिनरल रिसोर्सेज अलग होंगे, ठीक है, वेजिटेशन अलग होगा उस नेचुरल लैंडस्केप का। पर जब इस नेचुरल लैंडस्केप में जो प्राइम फैक्टर कोई कल्चर बन जाता है, ठीक है, कोई प्राइम फैक्टर कल्चर बन जाता है और कोई कल्चर जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी नेचुरल लैंडस्केप को चेंज कर देता है तो उससे बनता है कल्चरल लैंडस्केप। और इस कल्चरल लैंडस्केप की खासियत क्या होती है, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको लोगों की मोबिलिटी देखने को मिलेगी, हाउसिंग प्लान स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे और कम्युनिकेशन पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। यानी कि एक ऐसा नेचुरल लैंडस्केप जो मॉडिफाई हो चुका है किसी पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप से, उसको हम कल्चरल लैंडस्केप कहते हैं। 1925 के अंदर इन्होंने ये लिखा था, बताया था कार्ल स्वॉर्ड ने कल्चरल लैंडस्केप के बारे में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, एक ऐसा नेचुरल लैंडस्केप जो इन्फ्लुएंस है किसी पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप से। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया था इंडिया का केदारनाथ। आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, केदारनाथ जो है आप देख सकते हैं आसपास इसकी ज़बरदस्त लैंडस्केप, फिजिकल लैंडस्केप ब्यूटी यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इंसानों ने इस जगह को मॉडिफाई करके यहाँ पर एक मंदिर बना रखा है। और ये जो मंदिर है स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी को जो है बहुत बड़ा इसका सेंटर बनता है, यानी कि हिंदू कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा सेंटर है। तो इतनी हाइट्स पर जाकर भी किसी लैंडस्केप को, नेचुरल लैंडस्केप को कन्वर्ट करके वहाँ पर एक मंदिर बना देना और वहाँ पर एक अबोर्ड ऑफ गॉड बना देना, तो एक एग्जाम्पल हो जाता है कल्चरल लैंडस्केप का, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल फैक्टर्स भी हैं और इसको फिर जो है इंसानों ने अपने हिसाब से कन्वर्ट करके किसी पर्टिकुलर कल्चरल रीजन की वजह से यहां पर जो है एक मंदिर बना है, तो ये कल्चरल लैंडस्केप हो सकता है। इसी तरह से कोई और भी हो सकता है। ये जो एग्जांपल है कल्चरल लैंडस्केप का एग्जांपल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द टर्म ज्योग्राफी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी टर्म किसने यूज किया है? वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम वर्ड किसने यूज किया है ज्योग्राफी का? कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समाप्त समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, एराटोस्थीन्स इसका सही आंसर है। एराटोस्थीन्स भाई साहब आप देख सकते हैं, ये एराटोस्थीन्स हैं, ये बेसिकली ग्रीक थे ज्योग्राफर। और इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने सबसे अच्छे से फर्स्ट टाइम सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ कैलकुलेट किया था। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका यही है कि पहली बार इन्होंने परफेक्टली सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ जो है वो कैलकुलेट किया था। इसके पहले जो भी जितने बार भी सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ कैलकुलेट हुआ है वो गलत हुआ है। तो एराटोस्थीन जो है वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था ज्योग्राफी, और सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ के लिए जाने जाते हैं। ये बात को ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11, विच स्कूल ऑफ थॉट फर्स्ट डेवलप द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिज्म। बताइए इनमें से कौन से स्कूल ऑफ थॉट ने, अभी मैंने आपको बताया, पॉसिबिलिज्म जो है डेवलप किया था। पॉसिबिलिज्म आया था डिटर्मिनिज्म के कॉन्ट्रास्ट के अंदर या उसके अगेंस्ट में आया था, बताइए। बताइए क्या होगा? ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट। फेब्रे और विडल डे ब्लेश जो थे, इन्होंने सबसे पहले किया था इसका पॉसिबिलिज्म का। और ये आया था डिटर्मिनिज्म के बाद। पॉसिबिलिज्म यही कहता है, मैंने आपको बताया कि भाई इंसान जो है अपने स्किल से, अपनी नॉलेज से, टेक्निकल नो हाउ से, इन्वायरमेंट से, ऐसा नहीं कि वो इन्वायरमेंट पे डोमिनेट हो जाएंगे या इन्वायरमेंट को डोमिनेट कर देगा, बल्कि वो इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, अपने फुटप्रिंट्स डाल सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि भाई अब अफ्रीका के अंदर गर्मी से, ऐसा नहीं कि भाई आपको गर्मी है तो उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, गर्मी का इलाज वहाँ पे एसी आ गए हैं, यहाँ पर भी एसी आ गए हैं। यानी कि गर्म इलाकों में अब ऐसा नहीं कि भाई आपको गर्मी सहनी पड़ेगी क्योंकि नेचर ने आपको एक गर्म इलाके में डाला है। आप अपने हिसाब से इस एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं, अपने रूम का एनवायरनमेंट आप चेंज कर सकते हैं। भले ही बाहर 50 डिग्री का सेल्सियस टेम्परेचर हो, लेकिन अपने रूम में आप 22 डिग्री टेम्परेचर कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, छोटा एग्जाम्पल है पॉसिबिलिज्म का, कि इंसान अपने टेक्निकल स्किल से जो नेचर है उसकी प्रवृत्ति को, ठीक है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उस पर अपने फुटप्रिंट्स बना सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट इसके अंदर आता है, पॉल विडल डे ब्लेश, और फेवरे का नाम इसके अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स एम्फसाइज्ड ऑन द बिहेवियरल अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। बिहेवियरल अप्रोच जो है किसने दी है? बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, बताइए क्या होगा? ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विलियम किर्क जो है, इन्होंने बिहेवियरल अप्रोच
के बारे में बताया है। यहाँ पे आप देखेंगे विलियम क्रिक ने 1952-1963 इनका बर्थ है। इन्होंने सबसे पहले बिहेवियरल मॉडल्स दिया है। सबसे पहला मॉडल जो बिहेवियरल मॉडल है वो उन्होंने दिया था। और ये कह रहे हैं, एक स्टेटमेंट से उन्होंने ये पूरा अप्रोच समझाया है। वो ये कह रहे हैं, सेम इन्फॉर्मेशन वुड हैव डिफरेंट मीनिंग्स फॉर द डिफरेंट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड लिविंग इन द सेम ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट। यानी कि सेम इन्फॉर्मेशन have the different meaning for the people of the different socio-economic background in the same environment। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, दो इंसान हैं, एक शहर में रह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अगर किसी एक को, ठीक है, दोनों की अगर मान लो सिगरेट ऑफर की जाए, फॉर एग्जांपल मैं अगर सिगरेट ऑफर कर रहा हूं मेरे दो दोस्तों को, ठीक है, उसमें से एक जना जो है वो सिगरेट लेगा, दूसरा जना सिगरेट नहीं लेगा, ठीक है। जो एक जना सिगरेट ले रहा है कि उसके लिए उसके दिमाग में सिगरेट का परसेप्शन थोड़ा अलग है, दूसरे के लिए उसके दिमाग में सिगरेट का परसेप्शन थोड़ा अलग है। सिगरेट भी हो सकता है, वो अल्कोहल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो यही कह रहे हैं कि सेम इन्फॉर्मेशन है, दोनों को सिगरेट दी जा रही है, लेकिन दोनों के लिए सिगरेट का मतलब मायने अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों जो है वो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आए हैं। तो वो विलियम क्रिक ये कह रहे हैं कि देखो, रियल वर्ल्ड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसको हम जज करते हैं अपने परसेप्शुअल सेंस से, जो हमें समझ में आता है। और ये जो समझ हमें मिलती है हमारे वैल्यू सिस्टम से, यानी कि हमारे फैमिली से, हमारे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से। अगर हमारे फैमिली के अंदर ये बताया गया है कि भाई सिगरेट लेना पाप है, तो जो जिस इंसान ने मना किया है तो उसको वो दिमाग में याद आ जाएगा कि नहीं यार, मेरे लिए सिगरेट एक पाप है, मेरे लिए मेरे फैमिली में वैल्यू सिस्टम ये दिया गया है कि मुझे सिगरेट नहीं लेनी है, मुझे धूम्रपान या नशा नहीं करना है, ठीक है। तो वो उस फिल्टर को यूज करते हुए डिसीजन लेता है। उसके दिमाग में सिगरेट के लिए गलत इमेज होती है और उसको ध्यान में रखते फिर वो डिसीजन लेता है। दूसरा इंसान सेम सिचुएशन को ले रहा है, लेकिन उसके वैल्यू सिस्टम में सिगरेट को एक नशा या गलत चीज नहीं माना है, तो फिर वो उसको फिल्टर होकर उसके दिमाग में सिगरेट के लिए जो इमेज है वो ठीक है, भाई ठीक है यार, चिल करने के लिए मैं सिगरेट पीता हूं, तो फिर उस सिगरेट को वो ले लेगा। तो सेम इंफॉर्मेशन है, लेकिन दो अलग अलग इंसानों के लिए वो दो अलग अलग चीज हो सकती है विद इन द सेम ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई एक जो है वो मार्स पर है या एक जो है वो नॉर्थ पोल पर है और एक जो है वो साउथ पोल पर है और अब उन्हें सिगरेट दी जा रही है, ऐसा नहीं है। सेम एनवायरनमेंट के अंदर है, लेकिन वो सेम इंफॉर्मेशन दोनों के लिए अलग अलग है, क्योंकि वो उनका परसेप्चुअल सेंस जो है वो उसको देख लेता है, उसको फिल्टर करता है। और ये परसेप्चुअल सेंस आता है सीधा वैल्यू सिस्टम से कि भाई उनको किस सोशल बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, वो एक ब्रॉड माइंडेड सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या एक कंजर्वेटिव सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अगर ब्रॉड माइंड से करते हैं तो सिगरेट उनके लिए कुछ भी नहीं है, अगर एक कंजर्वेटिव माइंडसेट से है तो फिर उनके लिए सिगरेट एक पाप है। तो एक मैंने एग्जांपल दिया है देसी भाषा के अंदर, आपको समझ में आया होगा। तो मतलब यह है कि सेम इन्फॉर्मेशन वुड हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर द पीपल ऑफ द डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक कल्चरल एथनिक बैकग्राउंड्स लिविंग इन द सेम ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट। इसी को ही बिहेवियरल अप्रोच कहा जाता है, ठीक है। हर इंसान का बिहेवियर अलग होता है, क्योंकि उसके सोचने समझने की क्षमता अलग होती है और सोचने समझने की क्षमता उसे मिलती है अपनी फैमिली से, अपने सोशल बैकग्राउंड से। ये बात आपको ध्यान रखती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच अमंग द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव वाज रिस्पांसिबल फॉर द रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी। बताइए, कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं हम ये वाला। Which among the following perspective was responsible for the radical transformation in the spirit and purpose of geography? Radical transformation जहां भी आए आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, मैं पहले भी बता चुका हूं। ऑलराइट, समाप्त समाप्त दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, क्वांटिफिकेशन, जिसको हम क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं। और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जो है वो 1950s और 60s के बीच में आया था, जहां पर प्री एग्जिस्टिंग थॉट जो था ज्योग्राफी को लेके कि भाई ज्योग्राफी जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव साइंस है, बस वहाँ पे चीज़ें बता दी जाती हैं, ठीक है, वहाँ पर समझाया नहीं जाता है साइंटिफिकली। तो फिर कुछ ज्योग्राफर्स निकल के आए, इन्होंने बोला कि नहीं, ज्योग्राफी को एक डिस्क्रिप्टिव साइंस नहीं बनाएंगे हम, उसको हम एक प्रूवर साइंटिफिक साइंस बताएंगे। तो उसके लिए उन्होंने कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स का यूज़ किया, जैसे स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ की, उसके अंदर लीनियर और नॉन लीनियर हमने एनालिसिस यूज़ किया, मैथमेटिकल मॉडल्स हमने बनाया, जैसे ग्रेविटी मॉडल है, डिस्टेंस डिके मॉडल है, रॉस्टॉप का मॉडल है, वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन है, क्रिस्टोलर की सेंटर प्लेस थ्योरी है। ये सारी थ्योरी जो है वो मैथमेटिकली प्रूवन हो जाती है दोस्तों। तो वो टेक्निक जहां पर आप ज्योग्राफिकल फिनोमिना को लॉ से, साइंटिफिक मेथड से, क्वांटिटेटिव टूल से समझा रहे हो, उसको कहा जाता है रेडिकल मोशन, रेडिकल रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी, जिसको हम क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि चीज़ों को हम क्वांटिफाई करके बता रहे हैं, इसलिए हम फॉर्मूले पढ़ते हैं, ग्रेविटी मॉडल के अंदर भी पढ़ते हैं, उसके अंदर भी पढ़ते हैं हम, लीस्ट प्रिंसिपल एफर्ट के अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है, और लॉ ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर भी हम पढ़ते हैं। जितने भी हम मॉडल्स पढ़ते हैं सबके अंदर हम लोग उसका एक फॉर्मूला देखते हैं, उसी को हम क्वांटिटेटिव टेक्निक कहते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 14 वापस से आ गया है, मैच द फॉलोइंग का। यहाँ पर है आइडियोलॉजी, यहाँ पर है प्रोपोनेंट। कौन सी आइडियोलॉजी के प्रोपोनेंट कौन है? यहाँ पे उसके कोर्स दे रखे हैं, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, बताइए। ये ABCD ऑप्शन होगा। बताइए, एक तो बहुत इजी है, प्रोबेबिलिज्म के मैंने आपको पहले बता दिया था, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा।
ऑलराइट, समाप्त समाप्त दोस्तों। सबसे पहले मैच कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिज्म जो है वो OH के स्पेट ने दिया, यानी कि A4 हो गया। A4 जो है वो केवल और केवल मुझे C में देखने को मिलता है, तो C इसका सही आंसर होगा। लेकिन उसके बाद अब मैं स्टॉप एंड गो में जाऊंगा तो मुझे ग्रिफिथ टेलर दिखेगा, यानी कि B3 होगा, A4 B3। उसके बाद सिस्टमैटिक जो है वो हम्बोल्ट है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और मॉडर्न ज्योग्राफी जो है वो है हमारी कार्ल लिटर, यानी कि D2 होगा, यानी कि C इसका सही आंसर होगा। प्रोबेबिलिज्म OH के स्पेट, स्टॉप एंड गो ग्रिफिथ टेलर, सिस्टमैटिक जो होगा वो हमारा हम्बोल्ट होगा, और मॉडर्न ज्योग्राफी जिसको हम रीजनल ज्योग्राफी भी कहते हैं वो कार्ल लिटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 15, हु रोट द बुक मेट्रियोलॉजिका? इजी क्वेश्चन है, बताइए मेट्रियोलॉजिका किसने लिखी है? बताइए क्या होगा मेट्रियोलॉजिका? इजी क्वेश्चन, मेट्रियोलॉजी पता होना चाहिए, वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा एरिस्टोटल ने लिखी थी BC के अंदर, 320 BC के अंदर। और मेट्रियोलॉजी क्या होता है? मेट्रियोलॉजी जो है वो बेसिकली आप देखेंगे एक ब्रांच ऑफ साइंस ही है, ज्योग्राफी है, जो बेसिकली एयर वाटर काइंड्स या बेसिकली पूरी एटमॉस्फेरिक स्टडी जो करती है उसे हम मेट्रियोलॉजी कहते हैं। एटमॉस्फेरिक स्टडी की एक ब्रांच बनी हुई है, जैसे ओशनिक स्टडी की एक ब्रांच बनी हुई है ओशनोग्राफी, और ग्लेशियर की बनी हुई है ग्लेशियोग्राफी। इसी तरह से एटमॉस्फेयर में होने वाली जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, वाटर वेपर, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, साइक्लोन्स, करंट्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो आती है मेट्रियोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहले जो है वो एरिस्टोटल ने, जो एक ग्रीक ज्योग्राफर है, इन्होंने एक किताब लिखी थी मेट्रियोलॉजी का, जो इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एयर, वाटर एंड काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द अर्थ अफेक्शन एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द वाटर वेपर, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। एरिस्टोटल ने इसको लिखा था 300 BC के अंदर, इसको लिखा था इन्होंने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16, विडल डे ब्लेस जो है वो एसोसिएटेड विद व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट? आपको बताना है विडल डे ब्लेस जो है वो कौन से स्कूल ऑफ थॉट से एसोसिएटेड थे। वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? इजी क्वेश्चन है बहुत, अभी किया है, गलत मत करना। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा पॉसिबिलिज्म, वेरी इजी। मैंने कहा था विडल डे ब्लेस और फेब्रे जो हैं वो पॉसिबिलिज्म के प्रोपोनेंट्स है, सबसे पहले इन्होंने ही स्टार्ट किया था, तो उसका आंसर ए हो जाएगा, पॉसिबिलिज्म। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिवाइड द सर्कल, सॉरी यहाँ पे अर्थ आएगा, अर्थ मिसप्रिंट है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिवाइड द अर्थ इनटू सर्कल इनटू 360 डिग्री, यानी कि अर्थ को उसने 360 डिग्री के अंदर बांट दिया। वो कौन सा ज्योग्राफर था? अर्थ को 360 डिग्री के अंदर बांटने वाला पहला ज्योग्राफर कौन था? बताइए। अर्थ को 360 डिग्री में बांटने वाला पहला ज्योग्राफर, बताइए कौन होगा? ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा डी, हिपैरिजिस जो थे, इन्होंने सबसे पहले अर्थ को डिवाइड किया था 360 डिग्री के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे हिपैरिजिस जो है वो भी एक ग्रीक ज्योग्राफर, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, और ही वाज फर्स्ट पर्सन टू डिवाइड द अर्थ इनटू 360 डिग्रीज, और इन्हें फाउंडर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री भी कहा जाता है। फाउंडर ऑफ जियोमेट्री जो है वो यूक्लिड है, लेकिन फाउंडर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो है वो हिपैरिजिस है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इन्होंने जो है अर्थ को 360 डिग्री के अंदर डिवाइड किया था, ग्रीक एस्ट्रोनॉमर है, एंड ही इज द फाउंडर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंड ऑल्सो नोन फॉर द फेमस वर्क फॉर द इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स भी इन्होंने ही डिस्कस किया था, सबसे पहले इक्विनॉक्स के बारे में इन्होंने ही बताया था। तो दो तीन चीज़ें हो गई, 360 डिग्री भी इन्होंने ही बताया है, अर्थ को डिवाइड किया था 360 डिग्री के अंदर, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री के फाउंडर हैं, और सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स का जो प्रिसीजन होता है सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, हिपैरिजिस भाई साहब ने ही बताया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन वापस से आ गया है। यहाँ पे अप्रोचेस है और यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं और यहाँ पे कोड्स है, आपको बताना है। टाइमर मैं स्टार्ट कर देता हूँ, बताइए। बताइए क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। पहले मैच कर लेते हैं। नियो डिटर्मिनिज्म जो है दोस्तों, नियो डिटर्मिनिज्म जो है वो ग्रिफिथ टेलर का है, जिसको हम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। वेलफेयर ज्योग्राफी जो है, ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं बिहेवियरल, तो मुझे दिखता है ये क्रिक, विलियम क्रिक। तो पहले मैं यही मैच कर लेता हूं। ए का होगा मेरा 3 और सी का होगा मेरा 4। A3C4, बी इज द राइट आंसर, A3C4। इतना टाइम मैं वेस्ट करूंगा नहीं, अब मैं बाद में भी देख लेता हूँ। वेलफेयर ज्योग्राफी जो है वो स्मिथ ने दी है, और मॉडर्न ह्यूमैनिस्ट जो है वो हमारे गुमन ऑल्सन है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वो फर्स्ट हो गया नियो डिटर्मिनिज्म जो हो गया वो हमारा ग्रिफिथ टेलर हो गया, वेलफेयर वाला जो हो गया वो हमारा हो गया DM स्मिथ, और बिहेवियरल हो गया विलियम क्रिक, और मॉडर्न ह्यूमैनिस्ट हो गया हमारा गुमान ऑल्सन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों
3, ठीक है। उसके बाद आएगा फिर C का होगा 4, A3 C4 आपको यहाँ दिखता है A3, और कहाँ गया यार, न्यू डिटर्मिनिज्म A3 और C होगा 4, यानी कि A3 C4, B इज द राइट आंसर, B1 और D2 यहाँ किसका आंसर, तो 20 का सही आंसर है A3 C4, याद रखना है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स लेड द फाउंडेशन ऑफ द डायकोटॉमी ऑफ जनरल वर्सेस स्पेशल, स्पीशी नहीं है ये, स्पेशल ज्योग्राफी है, बताना आपको क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन ये आया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। डायकोटॉमी किसने दी है? पहले आपको पता होना चाहिए कि डायकोटॉमी और डुअलिज्म में फर्क क्या होता है, बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, बर्नहार्ड वेरेनस जो है वो सबसे पहले ज्योग्राफर थे जिन्होंने डायकोटॉमी दी थी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई डुअलिज्म और डायकोटॉमी में फर्क क्या होता है, कई बार ये कंफ्यूज करता है लोगों को। तो देखो, कोई एक सब्जेक्ट है, मान लो ज्योग्राफी है, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के दो तरीके हैं, यानी कि एक सिक्के के अगर दो पहलू हैं, हेड्स एंड कॉइन्स हैं, इसी तरह से ज्योग्राफी के भी हेड्स एंड कॉइन्स हैं, एक ही सब्जेक्ट के दो पहलू हैं। या तो आप ज्योग्राफी पढ़ लो एनवायरमेंटल साइड से, एनवायरमेंटल सेंट्रिक ज्योग्राफी कर लो, और या आप कर लो मैन सेंट्रिक ज्योग्राफी। एनवायरमेंटल सेंट्रिक ज्योग्राफी ये होगी, मतलब एनवायरमेंट को सेंटर मानते हुए फिर हम स्टडीज कर रहे हैं, और मैन सेंट्रिक होगी, मैन को सेंटर मानते हुए फिर हम एनवायरमेंट की स्टडी कर रहे हैं। तो यानी कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों पहलू हैं एक ही चीज़ के, यानी कि एक सिक्के के अगर दो पहलू हो रहे हैं उसको हम कहते हैं डुअलिज्म, ठीक है, डुअलिज्म कहा जाता है उसको। सेम सब्जेक्ट है, सेम को हम एनवायरमेंटल साइड से भी पढ़ सकते हैं या मैन सेंट्रिक साइड से भी पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंट की रिसर्च कर रहा हूं तो फिर वो एनवायरमेंटल सेंट्रिक हो गया, और अगर उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर मैं ये रिसर्च कर रहा हूं कि ह्यूमन इंटरवेंशन से उस एनवायरमेंट में क्या फर्क पड़ रहा है, तो फिर वो मैन सेंट्रिक हो गया। इसे डुअलिज्म कहा जाता है। और जब इस डुअलिज्म से कुछ सब्जेक्ट जब दो ब्रांचेस के अंदर टूट जाता है तो उसे हम कहते हैं डायकोटॉमी, यानी कि दो पहलू होने के बाद सब्जेक्ट के अंदर डिवीजन हो गया है, जैसे आज हो गया है, तो उसे हम कहते हैं डायकोटॉमी, यानी कि सब्जेक्ट का डिवीजन जो होगा वो होगा डायकोटॉमी। सब्जेक्ट के दो पहलू होंगे उसे हम कहते हैं डुअलिज्म। तो डायकोटॉमी क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, एपी ज्योग्राफी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो डुअलिज्म जो है वो डायकोटॉमी के बाद आता है, सॉरी, डायकोटॉमी जो है वो डुअलिज्म के बाद ही आएगा। किसी चीज़ के दो पहलू होंगे तो फिर दो पहलू के फिर दो अलग अलग ब्रांचेस में निकल जाएंगे, तो दो अलग अलग ब्रांचेस जब निकल के आते हैं उसे हम डायकोटॉमी कहते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एक डायकोटॉमी है, लेकिन एनवायरमेंटल सेंट्रिक और मैन सेंट्रिक यानी कि डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिसको हम डुअलिज्म कहते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 20, द कांसेप्ट ऑफ पैराडाइम वाज प्रोपोनेंटेड बाय, पैराडाइम किसने दिया है बताइए, कांसेप्ट ऑफ पैराडाइम किसने दिया है बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से, क्या होगा कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम? ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, थॉमस कुन जो है वो माने जाते हैं पैराडाइम के अंदर, आप देखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थॉमस कुन जो है ही इज द प्रोपोनेंट ऑफ द पैराडाइम, और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी 1962 के अंदर, और ये वही टाइम है जब क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो 1962 के अंदर उन्होंने बुक लिखी थी द स्ट्रक्चर ऑफ द साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन के अंदर इन्होंने पैराडाइम शिफ्ट्स की बात की है। थॉमस कुन, अमेरिकन ज्योग्राफर, 1962 के अंदर किताब लिखी है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इसके अंदर इन्होंने बात की है पैराडाइम के बारे में, ठीक है। तो पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है? पैराडाइम शिफ्ट मतलब जो एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की, अगर आप उसको छोड़ के एक नेक्स्ट लीप ले रहे हैं तो उसे हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, 1950 से पहले ज्योग्राफी एक डिस्क्रिप्टिव साइंस थी, यहाँ पर चीज़ें पर डिस्क्राइब कर दी जाती थी कि भाई यहाँ पे ये चीज़ है, लेकिन ये नहीं समझाया जाता था साइंटिफिकली प्रूव करके कि यहाँ पे ये चीज़ क्यों है, ठीक है। तो जब उसको फिर हमने क्वांटिफिकेशन से, मॉडल से, साइंटिफिक थ्योरी से, डेरिवेशन से जब उसको समझाना शुरू किया तो उसे कहा जाता है रेडिकल शिफ्ट, और उस रेडिकल शिफ्ट को क्या कहा जाता है? क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। तो ये जो शिफ्ट हुआ है एक डिस्क्रिप्टिव साइंस से एक क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन की तरफ, इसी को ही पैराडाइम शिफ्ट कहा जाता है। तो ये जो वर्ड है पैराडाइम, ये थॉमस कुन ने, अमेरिकन ज्योग्राफर है, 1962 के अंदर अपनी किताब लिखी थी द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, उसके अंदर ये वर्ड इन्होंने यूज किया था पैराडाइम शिफ्ट। तो पैराडाइम शिफ्ट इन ज्योग्राफी मतलब जब आप ओल्ड टेक्निक्स को छोड़ के नए टेक्निक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में, मेथोडोलॉजिकल टूल्स के बारे में, क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में, स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में, लॉ मेकिंग जिसको आप डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूलाज से, तो वो एक पैराडाइम शिफ्ट है ज्योग्राफी का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन करते हैं हम नगद के शगुन के। तो लास्ट क्वेश्चन है अजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है,
अदर सेशन पढ़ेंगे आप, द मेजर थ्रस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इज टू ब्रिंग द लॉ मेकिंग, मॉडल बिल्डिंग एंड थियराइजेशन इनटू ज्योग्राफी। ठीक है, इसका रीजन दे रखा है, आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर द यंग ज्योग्राफर डिस्कार्डेड द एम्पेरिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड गजेटेड टाइप ऑफ ज्योग्राफी बाय यूजिंग द मैथमेटिकल लैंग्वेज रेदर देन द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। बताना है आपको क्या होगा। ऑलराइट, समझता समाप्त दोस्तों। और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है थियोराइजेशन, आप देखेंगे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि आप मैथमेटिकल टूल्स से थ्योरी को डिराइव करेंगे, तो ये गलत हो गया, यानी कि ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, डी इसका सही आंसर होगा। मेजर थ्रस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इज टू ब्रिंग लॉ मेकिंग, मॉडल बिल्डिंग, ठीक है, अलॉन्ग विद द मैथमेटिकल टेक्निक्स। थियोराइजेशन इसके अंदर नहीं होता है, थ्योरी नहीं होती है, ठीक है। और ये जो इसका सही इसका आंसर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि 1945 के बाद, 1950-60 के बाद जो है ज्योग्राफी के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ। और यहाँ पर फिर क्या है, ज्योग्राफर्स ने डिमांड की कि भाई ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक साइंस अगर बरकरार रखना है तो यहाँ पर फिर हमें टेक्निक जो है बदलनी पड़ेंगी, उसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। तो यही जो है वो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन है। तो यानी कि आर सही है, यानी कि ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये बार आपको ध्यान रखनी है, डी इसका सही आंसर है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये हमने देख लिया है कुछ 21 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का सेशन, और गलत करके आप चीज़ें समझ पाए होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं मुझसे टेलीग्राम चैनल पे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो आज का ये कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग फिलोसफी फॉर्म द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी। आपको बताना है इसका आंसर, आप कॉमेंट बॉक्स के अंदर देंगे, लाइव चैट के अंदर कोई नहीं देगा। आपको ये बताना है कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का बेस क्या था, यानी कि किसके बाद क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया है, इनमें से क्या बताना है, ABCD, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप कोई भी डाउट भी पूछ सकते हैं मुझसे, यहाँ पे आप जुड़ जाएंगे। PDF आपको मिल जाएगा पेपर 1 का भी, क्योंकि पेपर 1 की भी हम सीरीज चला रहे हैं MCQs की, और यहाँ पे आपको वीडियोस अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, क्लास PDF मिल जाएंगे, जो भी मैं करंट अफेयर आपको बताता हूँ। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंटरेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है SM-NET ज्योग्राफी। यहाँ पे हम लोग डेली टास्क डिस्कशन डाउट्स करते हैं, और जो भी सही आंसर देता है उसको मैं फीचर करता हूँ। ग्रुप का नाम है, चैनल का नाम है शुभेंदु-नेट ज्योग्राफी, इसका ये चैनल DP है। और अगर आप यहाँ जुड़ना चाहते हैं, बीइंग अ ज्योग्राफर आपको जुड़ना चाहिए, यहाँ पर इस नंबर पर मुझे मैसेज करेंगे, आप जुड़ सकते हैं। और दोस्तों हमारा UGC-NET ज्योग्राफी का बैच स्टार्ट होने वाला है 5 अगस्त से, ठीक है। कुछ लोगों ने इसके अंदर एनरोल कर लिया है, जो लोग सीरियस हैं उन लोगों ने एनरोल कर लिया है। अगर आपने अपना मूड बना लिया है तो देरी मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए। 3 अगस्त से पहले आपको वैसे ही 10% डिस्काउंट मिल रहा है, फी आपकी वैसे ही कम हो रही है, लेकिन फिर भी आप कम फी देना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स कवरेज मिलेगा, 10 की 10 यूनिट का मटेरियल, वीडियो, PDF, मॉक टेस्ट, रिविजन्स और डाउट्स सब क्लियर हो जाएगा। दिन में कभी भी पढ़िए, कितने बार भी देखिए, प्लेन पॉज करिए वीडियो को। सबसे इफेक्टिव, ऑथेंटिक और लॉजिकल कोर्स मैंने डिजाइन किया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि वे वीडियोस कैसे चलेंगे गूगल ड्राइव पर, डिस्क्रिप्शन में डेमो लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा है एक गूगल फॉर्म, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बैच में आने के, UGC-NET ज्योग्राफी बैच के आने के, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, क्लिक करेंगे, फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद सबमिट करेंगे, फिर आपको कॉल आएगा मेरे मैनेजर से और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 3 अगस्त से पहले करते हैं, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, फायदा आपका ही है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा के रखेंगे। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग जो हैं, अभी जो नए लर्नर्स आए हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको इससे ही फायदा मिलने वाला है, मुझे फायदा मिलने वाला है, कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑनलाइन कोर्स का फॉर्म और डेमो लेक्चर का भी लेक्चर लिंक दे रखा है, उसको आप क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं, माइंड मेकअप कर लिया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम चैनल का नाम है शुभेंदु-नेट ज्योग्राफी, यहाँ पे आपको क्लास PDF मिलते हैं और लिंक्स मिलते हैं, सारे वीडियोस मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।